जून है और हम लॉकडाउन के बाद स्कूल खुला है, तो हम आपको कंटिन्यू बता रहे हैं, क्योंकि अभी स्कूल खुलने का कोई इतना लग नहीं रहा है कि कब खुलेगा, इसलिए आपको ऑनलाइन कंटेंट मिलता रहेगा। तो आज हम 7 यूनिट चल रहे हैं और 7 यूनिट का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 9 मार्क्स का है। सबसे बड़ी यूनिट यही है जिसमें 5 छोटे छोटे चैप्टर हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। तो उसमें से हमने आज लिया चैप्टर 5, पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशन। अब जो है टॉपिक बता रहा है पादप जल संबंध। प्रत्येक जीवधारी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अक्सर हम जीवधारी को क्या लेते हैं कि या तो पादप या जंतु लेते हैं। सूक्ष्म जीव भी जीवधारी है। जब भी हम जीवधारी शब्द का प्रयोग करेंगे उसमें पादप आएंगे, उसमें जंतु आएंगे और उसमें सूक्ष्म जीव आएंगे। और उस सूक्ष्म जीव का तो आदत बहुत चल रहा है। आपको पता है कि वह वायरस जो दिखाई नहीं देता वो भी सूक्ष्म जीव है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। कैसे बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, ये सब किसमें आते हैं? सूक्ष्म जीव आते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप होते हैं। तो प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल उसकी उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। या ये कह दें कि बिना जल के जीवन संभव नहीं है, तो ये भी सही बात है। अब जल में ऐसे क्या गुण है? जल एक ऐसा पदार्थ है जो कि एक प्रकार का विशिष्ट पदार्थ है। विशिष्ट पदार्थ है, इसकी कुछ विशेषता है जिसने इसको विशिष्ट बनाया है। जैसे सबसे पहले कि यह एक ध्रुवीय विलायक है। जल एक ध्रुवीय विलायक है। ध्रुवीय का मतलब इसमें एक होता है हाइड्रोजन आयन और एक होता है OH आयन। इन दोनों से बना है, यानी कि जल का निर्माण हाइड्रोजन आयन और OH आयन से हुआ है। अतः यह एक ध्रुवीय विलायक है, यानी इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों है। दूसरा, इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे? जैसे एक ऑक्सीजन है तो उसमें एक हाइड्रोजन बंध ये हो गया और एक हाइड्रोजन बंध हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे जो एंगल या कोण बनता है वो है 104 डिग्री 5 मिनट का। 104 डिग्री एंड 5 मिनट का ये है। तो पहला है जो एक ध्रुवीय विलायक है। दूसरा, इसमें हाइड्रोजन बंध पाता है। तीसरा, इसकी विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट बहुत अधिक होती है। सबसे अधिक अगर किसी की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो जल की है, जिसका मान होता है 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। इससे अधिक किसी की नहीं होती, जिसकी भी होगी इससे कम ही होगी। ठीक है। और अगली बात है कि इसकी प्रकृति जो है वो उदासीन प्रकृति का होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 होती है। पीएच वैल्यू 7 होती है, तो ये इसकी उदासीन प्रकृति को दिखाता है। और यह सीमित टेम्परेचर पर, टेम्परेचर परास, तापमान परास, ठीक है, यानी 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के परास में इसका रेंज है फ्रॉम 0 to 100। इस तापमान परास में यह तीनों अवस्थाओं में मिलता है। तीनों अवस्थाओं में, यानी ठोस रूप में मिलेगा तो बर्फ के रूप में मिलेगा, द्रव रूप में मिलेगा यानी पानी के रूप में मिलेगा, और भाप यानी कि गैस, तीनों अवस्थाओं में मिलता है। तो ये कुछ विशेषता है। और दूसरा, अधिकांश पदार्थ इसमें क्या है, घुलनशील होते हैं। तो इसलिए प्रत्येक जीवधारी को जल की आवश्यकता होती है। बिना जल के जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। ठीक है, किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, ठीक है। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसके कारण जल में यह सबसे मूल्यवान पदार्थ है। यह ध्रुवीय विलायक है, इसमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन होते हैं। इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, जो एक होती है। उदासीन प्रकृति का होता है, पीएच वैल्यू 7 होती है। और यह बहुत कम तापमान के रेंज या परास में 0 से लेकर 100 डिग्री तक तीनों रूपों में मिलता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। ठीक है। तो ये अब बात कर रहे हैं हम पृथ्वी पर, हमारा जो प्लेनेट है, अर्थ है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या है,
जल है। लगभग 70% या उससे अधिक, कई जगह 3/4 कहते हैं, मोर देन 70% क्या है, जल है, और केवल 30% ही क्या है, थल है। जल की मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा ज्यादा है। लेकिन जो जितना भी जल है वो सब पीने लायक नहीं। अब संपूर्ण जल का विश्लेषण करें, संपूर्ण जल का विश्लेषण करें, उसमें से 97% जल जो है वह समुद्रों में खारे पानी के रूप में है, जो कि डायरेक्ट यूज नहीं आता। ठीक है, 2% जो है वह ध्रुवों पर या ऊंचे पर्वतों पर, पहाड़ों पर बर्फ के रूप में है, और मात्र 1% जल जो है वह नदियों में, झरनों के माध्यम से पूरे जीवन को चलाता है। 70% जल होते हुए भी उसका केवल 1% ही हमें डायरेक्ट काम आता है, जो नदियों के माध्यम से आता है। समुद्र का पानी जो है, पानी है वो खारा है, वह वेपोराइज या वाष्पित होकर बादलों का निर्माण करना, उसका साफ होना, उससे पूरा जल चलता है, नदियों को चला देता है। अब है कि जल जो है, भूमि के अंदर जितना भी जल है, पृथ्वी के अंदर जितना भी जल है, उस संपूर्ण जल की मात्रा को कहते हैं होलार्ड। क्या कहते हैं? होलार्ड। ठीक है, लेकिन उसमें से पौधों को उपलब्ध बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। यानी पौधे अपने जड़ों के द्वारा जब जल को अवशोषित करते हैं तो उस जल की मात्रा बहुत कम है, उसे कहते हैं क्रेसार्ड। क्या कहते हैं उसको? क्रेसार्ड। क्रेसार्ड कहते हैं, जिसको हम प्राप्य या अवेलेबल वाटर भी कहते हैं। वह जल जो पौधों को उपलब्ध हो जाता है आसानी से, उसे क्रेसार्ड कहते हैं। ठीक है, और जो जल उपलब्ध नहीं होता उसे कहते हैं इकार्ड। इकार्ड, इट मीन्स होलार्ड इज इक्वल टू क्रेसार्ड प्लस इकार्ड। होलार्ड इज इक्वल टू क्रेसार्ड प्लस इकार्ड, प्लस इकार्ड। और इसी क्रेसार्ड को हम आमतौर पर केशिका जल कहते हैं, क्योंकि यही पौधों को उपलब्ध होता है। क्या होता है? पौधों को उपलब्ध होता है। तो ये था जल की विशेषता, जल की विशेषता है। अब जल इतना मूल्यवान पदार्थ है, जो हमारे जीव द्रव्य का, एक जीव की बात करें या एक कोशिका की बात करें, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय हो, उसके अंदर जो जीव द्रव्य होता है, उस जीव द्रव्य में 80 से लेकर 82% तक जल पाया जाता है। यानी हमारे जीव द्रव्य का प्रमुख घटक कौन है? जल है, और शेष जो 19 से 20% होता है वो अन्य पदार्थ होते हैं, इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक। और इसका एक ऐसा संगठन है जो कि जीवन को जीवित रखता है, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का प्रमुख घटक कौन सा है? जल है। और इस जल के कारण ही हम वो एक संगठन बनाता है, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ प्लस जल, विटामिन, खनिज लवण मिलकर जीव का गठन करता है, जो उसको जीवित बनाए रखता है। ठीक है, अब है कि इस जल के बारे में हम कुछ ऐसे होना चाहिए, इसके कुछ गुण, कैसे ये एक चीज से कुछ वातावरण से जीवों मानता है, एक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग जाता है, तो इसलिए हमें कुछ क्रिया विधि का अध्ययन करना पड़ेगा, जैसे विसरण, परासरण, अंतःशोषण। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं, पारगम्यता, ये इसमें हम अध्ययन करेंगे। टॉपिक छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं। तो पहला टॉपिक लेता हूं विसरण। विसरण यानी कि डिफ्यूजन। 2-3 उदाहरण से समझाते हैं विसरण। उदाहरण नंबर 1, एक बोतल है जिसमें अमोनिया भरी गई है, या अमोनिया का वाटर है या अमोनिया है। जैसे ही हम इसका ढक्कन खोलते हैं तो अमोनिया की गंध पूरे क्षेत्र में फैल जाती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। एक दूसरा, यदि आप स्वच्छ या साफ जल में
साफ जल के बीकर में, ये साफ जल है, इसमें आप एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट का डाल दें, क्रिस्टल का टुकड़ा छोटा सा कॉपर सल्फेट, तो देखेंगे धीरे धीरे वो क्रिस्टल जो इसमें विलीन हो जाता है, घुल जाता है और पूरा पानी नीले रंग का हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। और तीसरा है, एक साफ जल का बीकर लें और उसमें एक टुकड़ा जो है पोटेशियम परमैंगनेट डालें, KNNO4, पोटेशियम परमैंगनेट, तो आप पाएंगे धीरे धीरे पूरा पानी गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है, गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है। 3 उदाहरण है। पहला, अमोनिया से भरी हुई बोतल का ढक्कन खोलने पर उसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। दूसरा, साफ जल में यदि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल का एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया जाए तो धीरे धीरे पूरा पानी नीले रंग का हो जाता है। और तीसरा उदाहरण है कि साफ जल में यदि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का टुकड़ा डाल दे तो वह घुलकर पूरे पानी को गुलाबी कर देता है। तो उपरोक्त तीनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि पदार्थ अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर एक समान रूप से विस्तृत हो रहा है। इसी को कहते हैं विसरण, डिफ्यूज होना। आपने देखा होगा घर के एक कमरे में जहाँ आप अगरबत्ती करते हैं, ठीक है, तो उसकी गंध पूरे घर में फैल जाती है। धूप जलाते हैं, उसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है, ठीक है, तो वो सब क्या है, विसरण है। इसका मतलब पदार्थ अपने अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, पदार्थ के कण, पदार्थ है उसके कण हों, उसके अणु हों, उसके परमाणु हों, वह हमेशा अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। कब तक? जब तक कि एक समान सांद्रता न हो जाए। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, आयंस और molecules from its higher concentration to lower concentration is called diffusion। यानी कि पदार्थ के अणु, कण, आयनों का अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। और यह प्रॉपर्टी, यह गुण, जो विसरण का गुण है, वह ठोस, द्रव या गैस, यानी पदार्थ किसी भी अवस्था में रहे, पदार्थ किसी भी अवस्था में रहे, चाहे वह ठोस अवस्था में हो, चाहे वह द्रव अवस्था में हो और चाहे वह गैसीय अवस्था में हो, इन सब में विसरण की समान प्रवृत्ति होती है, अर्थात एक समान गुण होता है। ठोसों में भी विसरण होता है, द्रवों में भी विसरण होता है, गैसों में भी विसरण होता है, इन सब में एक समान प्रवृत्ति पाई जाती है। हाँ, अंतर क्या है कि उसकी गति और दिशा अलग अलग हो सकती है, स्पीड अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रवृत्ति या जो टेंडेंसी है वो एक समान होती है, परंतु उसकी गति और दिशा भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, वैसे आपने छोटे बच्चों में कहीं पढ़ा होगा कि सबसे कम मिश्रण होता है ठोसों में, उससे अधिक होता है द्रवों में और सबसे अधिक मिश्रण होता है गैसों में। गैस बहुत जल्दी मिश्रित हो जाते हैं, ठीक है, और इसका कारण क्या है कि प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, चाहे वो द्रव अवस्था में हो, चाहे वो गैसीय अवस्था में हो, उन पदार्थ के कणों में एक ऊर्जा होती है जिसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या होती है? गतिज ऊर्जा। तो जिसके कणों में गतिज ऊर्जा अधिक होगी वह तुरंत विसर जाता है, जिसमें थोड़ा कम होगी वो कम विसरण होगा, और जिसमें गतिज ऊर्जा बहुत कम होगी वो सबसे कम। इसलिए हम कह सकते हैं गैसों में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, क्योंकि गैस बहुत जल्दी विसर जाती है। ठीक है, कोई गैस लीक होती है या कोई बदबू आती है, कोई सुगंध आती है, इसका मतलब गैस पदार्थ के अणु बहुत जल्दी विसर जाते हैं। दूसरा, द्रव उससे थोड़ा कम विसर होते हैं और ठोसों में मिश्रण बहुत कम गति से होता है, क्योंकि ठोस के कण अंतर आणविक बल, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं, उनमें बहुत कम गति होती है। हाँ, मिश्रण होता है लेकिन कम गति से होता है। ठीक है, तो विसरण की क्या परिभाषा होगी? पदार्थ के कण, आयन या परमाणु का अपने उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अब विसरण यह है
कि कोई एक निकाय या कोई एक सिस्टम है, उसमें भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु, अगर उसमें भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, कोई एक सिस्टम है, कोई एक निकाय है, निकाय जानते होंगे आप, उसका किसी अलग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु, ठीक है, वह भिन्न भिन्न तरह से क्या कर सकते हैं, मिश्रण कर सकते हैं, उसका एक दूसरे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। किसी पदार्थ के हम तेज से मिश्रण कर रहे हैं, किसी के कम कर रहे हैं, किसी का और ज्यादा कर रहे हैं, ये तो एक सिस्टम है। और एक पदार्थ के अणु का विसरण दूसरे पदार्थ के अणु के विसरण पर निर्भर नहीं करता, वह सिर्फ अपने अणु पर निर्भर करेगा। इसी का नाम है स्वतंत्र विसरण। एक नया शब्द है स्वतंत्र विसरण, इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन, फ्री डिफ्यूजन। और उसका मतलब क्या है कि किसी एक निकाय में भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु केवल अपने अणुओं से ही विस्तृत होते हैं, दूसरे अणुओं से उनका कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं रखते। इसी को कहते हैं स्वतंत्र विसरण। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि एक बीकर ले लें और उस बीकर को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली से उसको दो भागों में बांट दें और एक और जल भर दें जो 100% जल है, शुद्ध जल है, 100% जल है, और दूसरी ओर जल तो भरे, लेकिन उसमें 5 या 10% या तो 5% या 10% आप शर्करा का घोल, चीनी का घोल बनाना है। इसका मतलब इसमें केवल, इसमें दोनों हैं, चीनी के भी अणु हैं और जल के भी अणु हैं, जबकि यहाँ केवल जल के अणु हैं, ठीक है। तो चीनी का सांद्रता यहाँ ज्यादा है, यहाँ चीनी बिल्कुल नहीं है, तो चीनी के कण जो है उस अर्ध पारगम्य झिल्ली से इधर हो जाएंगे और जल के अणु यहाँ से इधर आएंगे, ठीक है। जल के अणु कितना इधर आएंगे वो चीनी से मतलब नहीं है, वो जल से मतलब, क्योंकि इधर जल ज्यादा है, 100% है, तो यहाँ 5 या 5% सॉल्यूशन है, तो यहाँ 95% पानी है, और 10% है तो यहाँ 90% पानी है। तो हमने कहा था परिभाषा में कि पदार्थ के अणु अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के हो, तो यहाँ जल के अणु कितने हैं, 100% है, यहाँ कितने हैं, 90% है, तो जल के अणु आएंगे अधिक से कम की ओर आएंगे। और चीनी यहाँ 5 या 10 है, इधर बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ से आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि पदार्थ के अणु केवल अपने अणुओं से विकसित होते हैं, दूसरे के अणुओं से नहीं, उनका दूसरे के अणुओं से कोई लेना देना नहीं है। इसी का नाम है स्वतंत्र विसरण। दूसरा उदाहरण है, आपने देखा होगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या श्वसन क्रिया होती है, और वो मुख्यतः पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों में 2 सतह होती है, अब ऊपरी सतह और निचली सतह, ठीक है। आमतौर पर दोनों सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। द्विबीजपत्री में ऊपर रंध्र कम होते हैं, नीचे रंध्र ज्यादा होते हैं, स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। तो दिन में यह इसे वाष्पोत्सर्जन भी करता है, नंबर 1 वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन करता है, नंबर 2 श्वसन क्रिया करता है, और नंबर 3 प्रकाश संश्लेषण भी करता है। हालांकि श्वसन क्रिया रात को ज्यादा महसूस होती है, दिन में दिखाई नहीं देता। तो जब प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है, तो पौधों को यहाँ से दिन में बहुत CO2 गैस देता है, क्योंकि पौधों की पत्तियों के अंदर जो कोशिकाएं उनमें CO2 की मात्रा कम होती है, CO2 कम होता है, और बाहरी वातावरण में CO2 क्या होती है, अधिक होती है, ठीक। तो जब CO2 वातावरण में अधिक है तो वो इन रंध्रों के द्वारा पर्ण की कोशिकाओं में प्रवेश करेगा जहाँ CO2 कम है, और जैसे जैसे CO2 खर्च होती है तो O2 निकलती है। आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, 6CO2 + 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ये प्रकाश संश्लेषण की समीकरण है, ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये तो रॉ मटेरियल है, कच्चे पदार्थ है। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का कार्य करता है और क्लोरोफिल जो है उसको एब्जॉर्ब करता है।
ठीक है। और बनने में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है और जल भी बनता है, ठीक है। तो जब प्रकाश क्रिया होगी तो पौधों की पत्तियों में CO2 कम होगा, बाहर वातावरण में ज्यादा है तो दिन में CO2 अंदर जाती है, और फिर जब O2 बनती है तो O2 बाहर आती है, O2 बाहर निकलती है, क्योंकि अंदर इतनी O2 ज्यादा हो जाती है, सांद्रता बाहर वातावरण में कम होती है तो वो बाहर निकल आती है, ठीक है। तो CO2 का O2 से विसरण में कॉम्पिटिशन नहीं होता। CO2 देखेगा कि अंदर कितनी है, उस हिसाब से CO2 में जाएगा, अगर अंदर ज्यादा बहुत कम है तो तेज से जाएगा, और जब थोड़ा डिफरेंस कम है तो धीरे धीरे जाएगा। और O2 का भी वही है, तो O2 अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तेज से आएगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि CO2 और O2 एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, CO2 पर निर्भर करेगा, O2 पर निर्भर करेगा कि पत्ती के अंदर और बाहर इन गैसों की सांद्रता में कितना अंतर है, उस पर निर्भर करेगा। इसको बोलते हैं स्वतंत्र विसरण। CO2 का CO2 से होगा, O2 का O2 से होगा। ये नहीं कि CO2 का O2 है, जितना CO2 का O2 का ये जरूरी नहीं है। अंदर CO2 कम है और बाहर से ज्यादा तेजी से आएगा, और अंदर O2 ज्यादा है, बाहर कम है तो तेज आएगा। इसको बोलते हैं स्वतंत्र विसरण। तो किसी एक निकाय में भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु अपने ही अणुओं से विस्तृत होते हैं, उसका दूसरे के अणुओं से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, इस घटना को कहते हैं क्या, स्वतंत्र विसरण। तो दो चीजें हो गई, विसरण और दूसरा स्वतंत्र विसरण। विसरण का मतलब किसी भी पदार्थ के अणु, आयन या कणों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। विसरण ठोस, द्रव और गैसों में उसकी प्रवृत्ति समान होती है, परंतु उसकी दिशा और गति अलग अलग होती है, क्योंकि वो निर्भर करता है उनमें उपस्थित कणों की गतिज ऊर्जा पर। हमें पता है, हम जानते हैं कि गैसों में गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है, ठोस के कणों में बहुत कम होती है, इसलिए विसरण की दर ठोस, द्रव और गैस में भी भिन्न भिन्न होती है। दूसरा, स्वतंत्र विसरण किसी एक निकाय में गैसों के गैस या कोई भी पदार्थ हो, उसके अणुओं के विसरण की दर अपने अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, दूसरे के अणुओं की सांद्रता पर नहीं करता। जैसे CO2 का CO2 की सांद्रता पर और O2 का O2 की सांद्रता पर। CO2 और O2 का आपस में इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। अब है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। सबसे पहला पॉइंट है, कई कारक हैं जो विसरण को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है तापमान अर्थात टेम्परेचर। तापमान विसरण को बहुत तेज से विसरण करता है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पदार्थों का तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इसका मतलब है क्या हुआ कि विसरण की दर हो जाएगी, तेज हो जाएगी। पहला है तापमान, पदार्थों का ताप। जैसे जैसे हम पदार्थों का ताप बढ़ाते हैं या ताप अपने आप बढ़ता है तो उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो विसरण की गति भी तेज होगी, विसरण भी क्या होगा, अधिक होगा। एक चीज है। दूसरा, विसरित होने वाले पदार्थों का घनत्व। विसरित होने वाले पदार्थों का घनत्व, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। जिन पदार्थों का घनत्व अधिक होता है तो उसके विसरण की दर क्या होती है, कम। घनत्व अधिक, डेंसिटी अधिक हो जाती है तो विसरण की दर क्या होती है, कम होती है। अर्थात जो भारी होंगे, जिनका घनत्व ज्यादा होगा, वो धीरे धीरे विसरण होते हैं, ठीक है। जैसे गैसों का घनत्व कम होता है, गैसें बहुत हो जाती हैं, लेकिन ठोस का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, तो वो बहुत धीरे धीरे होते हैं, ठीक है। इसलिए पदार्थों का घनत्व निर्भर करता है कि जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होगा उसके विसरण दर कम। अगर पदार्थों का घनत्व कम होगा तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, अधिक। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। अतः विसरण की दर R इज इक्वल टू रूट d² का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे समझ लो,
जिन पदार्थों का घनत्व अधिक होता है उनका मिश्रण कम होता है, और जिनका घनत्व कम होगा उनकी मिश्रण दर अधिक होगी। इसमें एक सहसंबंध कोरिलेशन स्थापित किया गया है। अतः पदार्थों के मिश्रण की दर R यानी रेट इज इक्वल टू 1/√d²। उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। घनत्व के वर्गमूल के क्या होता है 1/√d। घनत्व के वर्गमूल 1/√d घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको बता देता हूं, जैसे x है, x का व्युत्क्रमानुपाती कौन सा होता है 1/x। ठीक है, तो अगर घनत्व क्या है d है तो ठीक है, और उसका वर्गमूल उसका व्युत्क्रमानुपाती वही क्या कहलाता है r। यदि r अगर ज्यादा है इसका मतलब घनत्व कम है, और यदि घनत्व ज्यादा है r का ज्यादा कम है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और तीसरा आता है सांद्रता प्रवणता। सांद्रता प्रवणता पहला हमने बताया तापमान, दूसरा बता दिया पदार्थों का घनत्व, और तीसरा बता दिया सांद्रता प्रवणता। सांद्रता प्रवणता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पहले देखिए प्रवणता क्या चीज है। प्रवणता मतलब होता है सांद्रता में अंतर, सांद्रता में अंतर। ठीक है, अब एक तरफ जैसे ये है, मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले पानी वाला बताया था कि इधर 100% जल है और इधर 90% जल है, 10% शर्करा या चीनी है, और बीच में अर्धपारगम में झिल्ली, अर्धपारगम में झिल्ली। तो जल के अणु, ये जल है जो 100% है, उसमें कुछ भी नहीं घुला हुआ है, और इधर 90% ही जल है, तो जल के सांद्रता कहाँ है, इधर ज्यादा इधर क्या है कम है। तो ये होगी प्रवणता, सांद्रता में अंतर। तो जल के अणु हमेशा अधिक सांद्रता से कम की होगी। इसका मतलब है कोई भी पदार्थ अपने उच्च सांद्रता स्तर से कम सांद्रता वाले स्थल की ओर क्या होता है गमन करता है, यानी विसर्जित होता है, जिसे कहते हैं सांद्रता प्रवणता। और विसर्जन का क्या महत्व है? बूंदों में गैसों का आदान प्रदान, चाहे वो प्रकाशन के दौरान हो चाहे श्वसन के दौरान हो, ये जो मुख्य क्रिया है वह किस पर निर्भर करता है, विसरण पर ही निर्भर करता है। तो ये इसका मुख्य महत्व है। अगला एक छोटा टॉपिक आता है इसमें पारगम्यता, परमिएबिलिटी। पारगम्यता अर्थात परमिएबिलिटी। एक कोशिका है, चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे दूसरा हो, इस कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होता है, जीवतत्व होता है, और अन्य पदार्थ तैरते रहते हैं। इस कोशिका के अंदर या कोशिका से बाहर कोई भी पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा या कोशिका से बाहर आएगा, यानी इसके एंट्री और एग्जिट ये निर्भर करेगा इसकी कोशिका झिल्ली पर, या पादप है तो कोशिका भित्ति, दोनों पर। माना ये जो कोशिका के झिल्ली पर, यानी कोशिका के अंदर कौन से पदार्थ जाएंगे कौन से पदार्थ बाहर आएंगे, ये निर्भर करता है और कोशिका की झिल्ली की पर निर्भर करता है। और इस कोशिका झिल्ली में पदार्थों को अपने आर पार करने की एक क्षमता होती है, उसी को कहते हैं पारगम्यता। क्या कहते हैं? पारगम्यता। किसी कोशिका के अंदर जल या अन्य पदार्थों का प्रवेश या उनका बहिर्विकास निकास, उस कोशिका के पारण होने की क्षमता, क्रॉस होने की क्षमता, उसी को हम पारगम्यता या परमिएबिलिटी कहते हैं। यानी कितने पदार्थ के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कितने बाहर कर रहे हैं, वो किस पर निर्भर करेगा, इस झिल्ली पर निर्भर करेगा। इसका मतलब उस झिल्ली में एक कोई विशेष गुण है, उसका नाम है पारगम्यता। इस पारगम्यता के आधार पर जो झिल्लियां होती है वो 3 प्रकार की होती है। जैसे एक हो गया पारगम्य, पूर्णतः पारगम्य, परमिएबल। ये ऐसी झिल्ली होती है कि इसके अंदर, इसको हम किसी तरल पदार्थ को रखते हैं, कहीं रखते हैं, तो इसके अंदर आसानी से पदार्थ अंदर जा सकते हैं और आसानी से बाहर आ भी सकते हैं। ये किसी में कोई भी रोक टोक नहीं करता, क्योंकि चाहे वो क्या हो विलेय पदार्थ हो, इसको कहते हैं सॉल्यूट, या विलायक जिसे कहते हैं सॉल्वेंट, अर्थात
ऐसी झिल्ली जो विलेय और विलायक दोनों के लिए पूर्णतः पारगम्य है, किसी में कोई रोक नहीं, उसके अंदर जाना चाहे तो जा है, बाहर तो आ सकता है। इसका मतलब यह झिल्ली पूर्णतः पारगम्य विलेय के लिए भी और विलायक के लिए भी, तो ऐसी झिल्ली को पारगम्य झिल्ली कहते हैं। पारगम्य कहते हैं जैसे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो पौधों में होती है, दंतों में तो नहीं होती है। ये सभी प्रकार के पदार्थ, चाहे वो जल हो या कोई अन्य तरल हो या कण हो या आयन हो या गैस हो, ये आसानी से उसके अंदर जा भी सकते हैं, आसानी से बाहर भी आ सकते हैं। यानी एंट्री और एग्जिट फ्रीली होता है, इसलिए कोशिका भित्ति को पारगम्य माना जाता है। ठीक। दूसरा, विभेदात्मक पारगम्य। विभेदात्मक पारगम्य, अब इस शब्द पर गौर करें। विभेदात्मक, डिफरेंशियल परमेबल, अर्थात कुछ झिल्लियां ऐसी होती हैं, कुछ संरचना ऐसी होती है, ठीक है, जो विलायक को जाने देता है, विलायक को जाने देता है, लेकिन विलेय के अणुओं के लिए, विलायक के लिए अधिक पारगम्य है और विलेय के लिए कम पारगम्य है। जाते ये भी है लेकिन ये कम पारगम्य है। डिफरेंशियल, भेद करता है कि कौन ज्यादा जाएगा कौन कम जाएगा, हालांकि वो निर्भर करता है उसमें छिद्र कितने छोटे बड़े हैं। तो ये जो है कि विलायक के लिए तो पूर्णतः पारगम्य है और विलेय के लिए बहुत कम पारगम्य, क्योंकि विलायक के अणु तेजी से जाते हैं और विलेय के अणु धीरे धीरे जाते हैं, चाहे वो अंदर जाना हो या बाहर आना हो, यानी कि झिल्ली के दोनों ओर। आवागमन, विलायक बहुत तेजी से और विलेय बहुत धीमे धीमे, अर्थात इसे कहते हैं विभेदात्मक या चयनात्मक, चयन करता है। और एक होता है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल, ऐसे में क्या करती है झिल्ली, ऐसे झिल्ली क्या करती है, वो विलायक के अणुओं को तो आसान जाती है, विलेय को बिल्कुल नहीं जाने देती है। इसका मतलब अर्धपारगम्य, आधे हो, विलायक को जाने देती है, विलायक विलेय के लिए अपारगम्य है। तो पहला हो गया पारगम्य, दूसरा विभेदात्मक पारगम्य या चयनात्मक, तीसरा अर्धपारगम्य, और एक है आपका अपारगम्य। अपारगम्य, इम्परमेबल, बिल्कुल नहीं, कोई हो नहीं जाने देना है, ना अंदर ना बाहर, उसी रहने वाला, जैसे आपका क्यूटिकल यानी कि त्वचा, यह पदार्थों को आवागमन। इस तरह से ये चार हो गए, मुख्य तीन है, क्योंकि विभेदात्मक पारगम्य और अर्धपारगम्य को लगभग एक समान मानते हैं। इतना जरूर है कि यहाँ विलायक तेज जाता है, विलेय धीरे धीरे जाते हैं, और यहाँ विलायक जाते हैं, विलेय के लिए अपारगम्य, इसलिए ये दोनों का महत्व। पहला पारगम्य, दूसरा विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य, तीसरा अर्धपारगम्य और चौथा अपारगम्य। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम शुरू करेंगे परासरण, ठीक है, उसके बाद अंतर शोषण, ये सब करेंगे। और ध्यान रखना, हमें कंटेंट आपको मिलता जाएगा, आप क्योंकि स्कूल का खुलने का भी कोई ऐसा है नहीं, आप उसको पढ़िए, कई मैंने किताब निकालिए, नोट्स बनाइए, और कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर